Hey everyone, this is Atiya Zanab and today I have taken subject and predicate as a topic to explain which is going to be important for class 4, 5, 6, 7, 8. तो सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगी कि क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है प्रेडिकेट। उसके बाद में एक एक्सरसाइज कराऊंगी। ये जो एक्सरसाइज मैंने ले रखी है वो ले रखी है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन, रिवाइज बाय डॉक्टर NDV प्रसाद राव। बुक का नेम मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि क्लास 9 एंड 10 के बच्चों को ये लगे कि उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज मैंने ले रखी है हाई स्कूल बुक से। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। तो भाई आपको पहले सेंटेंस पता होगा क्या होता है। सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह को, वर्ड्स के ग्रुप को हम कहते हैं सेंटेंस। लेकिन किन्हीं भी वर्ड्स के ग्रुप को नहीं कह सकते हैं, किसी भी ग्रुप को नहीं बोल सकते। वर्ड्स का वो ग्रुप जो हमको पूरा पूरा सेंस देता है उसे कहते हैं सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ये आपको पहले से पता है, राइट। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें कंप्लीट सेंस देता है, राइट। अब जो सेंटेंस होता है ना, इसमें दो चीजें होती हैं। सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अलग से कोई टॉपिक नहीं होता, ये निकलता है आपके सेंटेंस से ही। कोई भी सेंटेंस हो, XYZ कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टाइप का सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लामेटरी, XYZ कोई सा भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा, राइट। अब होता क्या है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, चलिए समझते हैं। देखिए तरीका तो यही है कि पहले आपको मैं सब्जेक्ट ही बताऊं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात डिस्कस करूंगी। आप बहुत अच्छे से समझिएगा कि सब्जेक्ट सेंटेंस में फाइंड कैसे करते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है। क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट फाइंड करना आ गया तो प्रेडिकेट आपकी मुट्ठी में पहले से ही है। प्रेडिकेट क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ बचता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है, राइट। तो फिर से सुन लीजिए आप, सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस में जो भी वर्ड्स बचते हैं, XYZ कोई भी वर्ड्स बच रहे हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर, वो हमारा कहलाता है प्रेडिकेट। तो पहले आप प्रेडिकेट अच्छे से समझ लो कि सब्जेक्ट के अलावा जो भी वर्ड सेंटेंस में होंगे वो हमारा होगा प्रेडिकेट, ठीक। चलिए आप समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस में। सब्जेक्ट कहते हैं काम के करने वाले को। सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा होता है, उस एक्शन को करने वाला जो भी होता है वो कहलाता है हमारा सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज राइटिंग अ लेटर। तो लेटर कौन लिख रहा है, ही लिख रहा है, तो ही विल बी द सब्जेक्ट। राम एंड मोहन आर गोइंग टू मार्केट। मार्केट जाने का काम कौन कर रहा है, राम एंड मोहन। तो राम एंड मोहन क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो जनरली सेंटेंसेस में जो भी एक्शन होता है बेटा, उसको करने वाला जो होता है उसे कहते हैं हम सब्जेक्ट। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डूअर ऑफ सम एक्शन is called a subject, or we can say subject is the doer of an action. Doer means DOER, doer means काम का करने वाला, right? Teach पढ़ाना, टीचर पढ़ाने वाला। तो सिमिलरली doer means काम का करने वाला, right? तो सेंटेंस में जो भी एक्शन होगा, पहले एक्शन को फोकस करो, उस एक्शन को कर कौन रहा है वो आपका सब्जेक्ट होता है, राइट। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये होती है कि कभी कभी हमारे पास ऐसे भी तो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई एक्शन होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज इंटेलिजेंट। तो क्या यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, नहीं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो फिर सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग। तो सब्जेक्ट जो होता है वो दो तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। या तो सब्जेक्ट होता है काम का करने वाला, या फिर सेंटेंस में जिस इंसान के बारे में या जिस चीज़ के बारे में या जिस भी विषय पर हम बात कर रहे होते हैं, जो भी हमारा टॉपिक होता है डिस्कशन का, ठीक है, वो कहलाता है सब्जेक्ट। तो पूरी तरीके से जो डेफिनेशन बनती है सब्जेक्ट की वो क्या बनती है, सब्जेक्ट इज आइदर अ डूअर ऑफ एक्शन और वी टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट या तो वो होता है जो सेंटेंस में काम करता है, या फिर सब्जेक्ट वो होता है सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज इंटेलिजेंट। तो कौन इंटेलिजेंट है, किसके बारे में बात हो रही है, ही के बारे में। तो ही क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, हाउ कोल्ड द नाइट इज। क्या इस सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कोई एक्शन, राइट। तो जब एक्शन नहीं हो रहा है तो हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि भाई किसके बारे में हम बात करते हैं। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि कितनी ठंडी रात है। तो किसके बारे में बात हो रही है, रात। टॉपिक क्या है, द नाइट। अब उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, वो है हाउ कोल्ड इट इज, राइट। तो द नाइट विल बी योर सब्जेक्ट।
तो कभी कभी सेंटेंस में आपको एक्शन नहीं मिलेगा, तो फोकस करना है आपको कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, टॉपिक क्या है आपका सेंटेंस का, दैट विल बी योर सब्जेक्ट। तो अगर आपके पास कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है इसी तरीके का, हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, व्हाट अ प्रेटी ड्रेस इज, तो जिस भी नाउन के बारे में, जिस भी चीज़ के बारे में हम बात करें, भले ही वो चीज़ हो, भले ही वो इंसान हो, तो वो हमारा कहलाता है सब्जेक्ट, राइट। तो इन सेंटेंसेस में क्या सब्जेक्ट होगा? फर्स्ट सेंटेंस में द गर्ल, सेकेंड में ड्रेस। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई आर्टिकल यानी कि ए एंड द आ रहा है आपके सब्जेक्ट से पहले, तो आपको उसको इंक्लूड करना होता है सब्जेक्ट में। अब बात करते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन दिया जाता है, तो उसमें देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल सिट डाउन, तो अब यहाँ पे एक्शन तो हो रहा है सिट डाउन, बट इसको कर कौन रहा है? क्या ये सेंटेंस में दिया गया है कि सेंटेंस को करने वाला कौन है? सेंटेंस में तो लिखा तो कहीं नहीं है कि सिट डाउन, हु सिट डाउन, राम सिट डाउन, मोहन सिट डाउन, नथिंग इज गिवन टू अस। लेकिन एक चीज इसमें छुपी हुई है। सिट डाउन आप जिसको भी बोल रहे हो वो आपके सामने ही खड़ा होगा, सामने नहीं तो अगल में होगा, बगल में होगा, कहीं खड़ा होगा, तो है वो कौन आपके लिए? वो है सामने वाला। यानी इंग्लिश में आप उसके लिए क्या यूज करोगे? भले ही वो लड़की हो, लड़का हो, कोई हो, आप उसके लिए यूज करोगे यू सिट डाउन। अगर आप बोल रहे हो कम हियर, तो यू कम हियर, क्लोज द विंडो, यू क्लोज द विंडो, राइट। तो आप ये जो ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट आप देते हो किसी को, तो एक्शन तो हो रहा है सेंटेंस में, किससे आप करवाना चाह रहे हो? खुद तो नहीं कर रहे हो, आप कमांड दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, सजेशन दे रहे हो सामने वाले से। सामने वाले को हम क्या कहते हैं? कौन सा सब्जेक्ट, हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं सामने वाले के लिए? तो आंसर है यू। इसका मतलब ये हुआ कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में बच्चा हमेशा सब्जेक्ट यू होता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको अगर आइडेंटिफाई करने को आएगा कभी भी इंपरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करिए, तो आप हमेशा क्या लिखोगे? यू। भले ही वो ओमिटेड होता है, लिखा नहीं होता है, फिर भी आप उसको सब्जेक्ट यू लेते हैं और उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, राइट। ब्रैकेट में क्यों लिखा जाता है यू? क्योंकि ये सेंटेंस में दिया गया नहीं है, बट कॉमन सेंस यही कह रहा है कि हमारा सब्जेक्ट यही है। क्यों? क्योंकि यही एक्शन को कर रहा है सेंटेंस में, और एक्शन को करने वाला हमारा सब्जेक्ट होता है। अब तीसरा कंफ्यूजन जो उठता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो ये होता है कि क्या सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। सेंटेंस में सब्जेक्ट कहीं भी आ सकता है, सेंटेंस के बिगिनिंग में, एंड में, या फिर बीच में। फॉर एग्जाम्पल, हियर कम्स द बस, ये एक सेंटेंस है जिसका मतलब है बस लो आ ही गई, राइट। तो हियर कम्स द बस, अब इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, या एक्शन आने का कौन कर रहा है? तो आंसर है बस। द बस विल बी योर सब्जेक्ट। तो ये कहाँ पे आ रहा है? आप देख सकते हो लास्ट में आ रहा है। तो ये हमेशा नहीं होता सच कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में ही आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका होगा द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो मुसीबत का जो फल होता है, जो अंजाम होता है, वो मीठा होता है, राइट। तो द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, तो द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी विल बी योर सब्जेक्ट, ओके। अब बात करते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो बहुत इजी होता है। सबसे पहले तो आप ये सीख लीजिए कि आई, वी, यू, दे, ही, शे, इट, ये सारे के सारे जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, अगर ये सेंटेंस में आ रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो वही आपका सब्जेक्ट होता है, राइट। लेट मी टेल यू अगेन, ही, शे, इट, आई, वी, यू, दे, जितने भी ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, अगर ये सेंटेंस में आ रहे हैं तो यही आपका सब्जेक्ट होता है, राइट। अब कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए हम समझेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, तो फर्स्ट सेंटेंस है हु आर यू। मैंने अभी अभी आपको बताया आई, वी, यू, दे अगर आएगा तो उसी को आप सब्जेक्ट मानोगे। हु आर यू, यू आपका सब्जेक्ट है। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है समझ में, तो आप ऐसे समझ लो कि हु आर यू में किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हम किसे पूछ रहे हैं तुम कौन हो? यू को पूछ रहे हैं ना, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो यू आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर आपको ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे ना दिखाई दे, तो ऑलमोस्ट 95% केसेस में आपका जो सब्जेक्ट होता है वो होता है हु। लेट मी टेल यू अगेन, अगर किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे करके कोई भी प्रोनाउन यूज नहीं हो रहा है, तो उस सेंटेंस में हु ही आपका सब्जेक्ट होता है। लेट्स टेक एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1, हु वॉन्ट्स टू कम इन द रूम। मैंने आपको बताया था कि काम का करने वाला जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, या फिर जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है सब्जेक्ट। अभी सेंटेंस में कौन काम कर रहा है?
तो पहले देखते हैं कि काम है क्या, एक्शन है क्या। एक्शन है वांट्स, यानी कौन अंदर आना चाहता है। तो चाहने का काम कौन कर रहा है, हु। यानी हु क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है, तो आपको हु का आंसर एक नाउन ही मिलेगा। राहुल वांट्स टू कम, सुमन वांट्स टू कम, राइट। तो हु ही आपका क्या है, सब्जेक्ट। यानी काम का करने वाला कौन होगा, हु ही होगा आपका, राइट। तो हु विल बी योर सब्जेक्ट। वन मोर एग्जाम्पल, हु इज नॉकिंग एट द डोर। तो अब काम का करने वाला जो है, नॉक कौन कर रहा है, हु की जगह ही आपको आंसर मिलेगा उसका। तो हु विल बी योर सब्जेक्ट। तो मैं आपको फिर से बता दूं, जो बात मैंने अभी पीछे बोली थी, अगर आपको आई वी यू दे ही शीट या फिर किसी का भी नाम नहीं दिया गया है सेंटेंस में, तो आपका सब्जेक्ट हु होता है, क्योंकि हु ही आपको आंसर देगा कि उस काम को कौन कर रहा है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, हु वुड लाइक टू हेल्प मी। अगेन हु विल बी योर सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैव यू सीन माई मोबाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यू दे रखा है, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। यू आपका सब्जेक्ट है, काम के करने वाला यहाँ पे कौन है, यू। और काम कौन सा हो रहा है, सी, देखने का, राइट। तो आपका सब्जेक्ट होगा यू। आई विश सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अब बात करते हैं प्रेडिकेट पर। प्रेडिकेट इज द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में हमें जो कुछ भी बात पता चलती है वो हमारा प्रेडिकेट होती है, राइट। तो प्रेडिकेट कुछ भी नहीं होता, सब्जेक्ट अगर आपको सेंटेंस में पता चल गया, सब्जेक्ट को छोड़कर जो वर्ड्स बच रहे हैं ना सेंटेंस में, चाहे वो सब्जेक्ट से पहले हो, चाहे वो सब्जेक्ट के बाद में हो, चाहे वो दोनों जगह हो। कुछ सब्जेक्ट से पहले वर्ड्स बच रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट के बाद में वर्ड्स बच रहे हैं। तो जहां भी वर्ड्स बच रहे हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर, वो आपका कहलाता है प्रेडिकेट। और अगर डेफिनेशन वाइज जाओगे तो क्या होता है प्रेडिकेट, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो मतलब तो यही हुआ ना कि सब्जेक्ट के बारे में हमें जो बताता है वो प्रेडिकेट होता है। तो भाई सब्जेक्ट को जब आप सेंटेंस से निकाल दोगे तो जो बचेगा वो सब्जेक्ट के लिए तो यूज हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब आपको कमांड लेना है सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट पता चल जाएगा तो बचे हुए वर्ड्स को आप क्या बोल दोगे, प्रेडिकेट बोल दोगे। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू सीन माई मोबाइल। यू आपका सब्जेक्ट हो गया, तो यू के अलावा जो वर्ड्स बचे, हैव, सीन, माई, मोबाइल, ये आपका कहलाएगा प्रेडिकेट। हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु आपका सब्जेक्ट हो गया, इज से लेकर डोर तक जो वर्ड्स बचे हैं वो आपका कहलाएगा प्रेडिकेट। सिट डाउन, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, पीछे बता चुकी होंगी इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है, राइट। तो यू आपका सब्जेक्ट हो गया, बचे वर्ड्स क्या हैं, सिट डाउन, तो ये आपका कहलाएगा प्रेडिकेट। तो आई विश आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का। चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आ जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट सेंटेंस इज द कैकलिंग ऑफ गीस सेव्ड रोम। Who saved Rome? The cackling of geese. The cackling of geese will be your subject. Rest will be your predicate. Second is the boy stood on the burning deck. Who stood? The boy. यानी काम का करने वाला कौन है, वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। The boy will be your subject. Third will be Tubal Cain was a man of might. यहाँ पे नाम है किसी का Tubal Cain, तो Tubal Cain आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्योंकि who was a man of might? Tubal Cain was a man of might. किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में, राइट। Fourth is stone walls do not make a prison. So stone walls will be your subject. Fifth will be the singing of the birds will be your subject. Sixth, Miss Kitty will be your subject. Seventh, he will be your subject. Eighth, bad habits will be your subject. Ninth, the earth will be your subject. 10th, nature will be your subject. आई विश एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ रहा होगा कि जो एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट है, या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है। सेंटेंस नंबर 8 में आप देख सकते हो, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। क्या चीज़ ग्रो करने की बात हो रही है, बैड हैबिट्स। तो बैड हैबिट्स विल बी योर सब्जेक्ट, ठीक है। एक बात का ध्यान रखिएगा, हैबिट्स केवल नहीं ले लोगे आप, बैड हैबिट्स लोगे। कभी कभी आपके सब्जेक्ट की कुछ खास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दी होती है, या फिर कोई आर्टिकल दिया होता है, तो उसको आपको इंक्लूड करना होता है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका मार्क्स कट सकते हैं। इस तरीके से फिफ्थ सेंटेंस में देखा द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, तो वी विल टेक द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट द, राइट। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो 1 से लेकर 10 में मैंने आपको जो सब्जेक्ट बताए हैं, इसके अलावा जो वर्ड्स बच रहे हैं आपके, आपको पता होगा उसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं, राइट। तो वो प्रेडिकेट हो जाएगा आपका। 11th में सब्जेक्ट होगा एडिशन, 12th में होगा द सी, 13th में होगा वी, 14th में होगा बोरोड गारमेंट्स, 15th द अर्ली बर्ड, 16th ऑल मैटर, 17 इस्लामाबाद, 18th वी, 19th ऑल रोड्स, 20 a guilty conscience,
21, the beautiful rainbow. Again, the beautiful is the quality and rainbow is the main subject, but we will take the beautiful rainbow altogether as a subject and rest will be your predicate. 22, no man will be your subject. 23, a sick room will be your subject. 24, the dew drops. 25, I. 26, the shepherd. 26 आपको confusion क्रिएट कर सकता है बिकॉज यहाँ लिखा है a barking sound the shepherd hears. ये जो सेंटेंस का लिखने का तरीका है वो शेक्सपियरन स्टाइल है, ठीक है. इसमें देख सकते हो आप, पहले आपका क्वालिटी आ रही है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद वर्ब आ रहा है, ठीक है. तो होना ये चाहिए द शेफर्ड हियर्स अ बार्किंग साउंड. ये आपका तरीका होता है नॉर्मल जो हम लोग बोलते हैं, बट यहाँ पे एक ऑथर एक राइटर जिसे लिखता है वो वे दे रखा है. तो आप ये फोकस करोगे कौन काम कर रहा है, हियर कौन कर रहा है, द शेफर्ड. दैट्स वाई द शेफर्ड विल बी योर सब्जेक्ट. सेम इज विथ 27. जो स्ट्रक्चर 27 का है वो भी सेम है. ये आपका शेक्सपियरन स्टाइल हो सकता है या फिर इसको बहुत सारे ऑथर्स एंड राइटर्स यूज करते हैं अपने राइटिंग स्टाइल में. ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट. होना ये चाहिए अ हर्मिट लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बट दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम ऑन द टॉप ऑफ द हिल. तो व्हाट विल बी द सब्जेक्ट? द सब्जेक्ट विल बी अ हर्मिट, क्योंकि रहने का काम कर रहा है अ हर्मिट. तो यू कैन नॉट नेग्लेक्ट ए. मैंने भी आपको बताया था अगर कोई आर्टिकल ए एंड द आ रहा है आपके सब्जेक्ट में तो उसको भी आपको लेना कंपल्सरी है. तो सारे सेंटेंसेस में मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिए हैं. जो वर्ड्स बचे हैं सब्जेक्ट को छोड़ के वो आपके प्रेडिकेट हो जाएंगे. प्रेडिकेट के लिए ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इसके अलावा भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन या किसी भी सेंटेंस का आपको सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे ज़रूर पूछिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.